और इस समय हमारे साथ असउद्दीन ओवैसी मौजूद हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादे उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। एक बार फिर से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, इसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार कुछ शर्तें और ढील दी गई है। इसमें किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? मेरा मानना, मैं शुरू से कह रहा हूं कि लॉकडाउन लीगली तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि पब्लिक हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है संविधान के लिहाज से। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, जिनमें नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स, उन्होंने क्यों इसको 24 मार्च से कबूल किया, ये मैं तो नहीं समझा सकता। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनडीएमए एक्ट सेक्शन 6 को लेकर ये लॉकडाउन इंपोज कर रही है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी भी वक्त है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इसका अपोज करें, क्योंकि दिल्ली की सरकार किसी भी स्टेट में ये नहीं कह सकता कि अब आप रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये वो नहीं कह सकते कि जुलाई 8 से आप होटल्स खोलेंगे या रिलीजियस प्लेसेस खोलेंगे। ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। ओवैसी जी, आप कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, लेकिन ये जो कोरोना की महामारी पूरे विश्व में आई, पहली बार ऐसा आपदा हम लोग देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे जो मामले बढ़ते वो कंटेन किए गए, उसको हमने कुछ रोका लॉकडाउन की वजह से? देखिए, मैं लॉकडाउन अगर करना था तो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करना चाहिए था, क्योंकि स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आता है। रहा सवाल कि इस वायरस को कंटेन करना या हम इसको रोकना, लॉकडाउन से वायरस रुकता नहीं है, लॉकडाउन से सिर्फ आपको टाइम मिलता है। और ये बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार ने इस 2 महीने को जाये किया, इसको वेस्ट किया, कोई तैयारी नहीं की। आप देख लीजिए कि अभी भी पूरे दुनिया में सबसे कम टेस्टिंग अगर कहीं पर हो रही है तो भारत में हो रही है। और बीजेपी की तरफ से बार बार ये शोषा दिया जाता है कि भारत का तकाबुल किया जाता है यूएस से। इंडिया में जो मिडाइन एज है वो यूएस से कम है। ओवैसी जी, आपको ये नहीं लगता कि अगर अमेरिका ने जिस तरह से लॉकडाउन नहीं किया और वहां पे देखिए लाखों में लोगों की मौत हो रही है, अगर हम करते, हमारे यहाँ जिस तरह से आबादी है, हमारे यहाँ तो और बुरा हाल हो सकता था। तो ये लॉकडाउन जरूरी था। हालांकि तरीका जल्दबाजी हो सकता है, बिना आप कह सकते हैं कि प्लान करके नहीं किया, लेकिन जरूरी था एक समय लोगों को जागरूक करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए और महफूज रखने के लिए लोगों को ये जरूरी था उस समय। नहीं, अब ये जरूरी था नहीं था, ये लंबी बहस है। मगर जहां तक आपने यूएस की बात की, मैं आपसे ये कह रहा था कि इंडिया में मिडाइन एज 29.8 ईयर्स की है, यूएस में 38 ईयर्स की है। भारत में सिर्फ 5% आबादी 65 साल के ऊपर है, यूएस में 15% उनकी आबादी 65 साल के ऊपर है। तो जाहिर है वहां पर मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने लॉकडाउन 70 दिन हो गए हैं, आपने क्या हासिल किया? क्या अगर आप 25 मार्च से ट्रेन के जरिए माइग्रेंट लेबरर्स को भिजा देते, जब सिर्फ 530 कोविड वायरस के केसेस हुए थे, आज आप उनको भिजा रहे हैं अपने अपने उनके स्टेट्स को। आप देखिए वायरस बढ़ रहा है, पिछले 5 दिन से 6,000 7,000 केसेस हो रहे हैं। अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र में 124 लोगों की अमवात हुई है, और फिर आप इकोनॉमी खोलने जा रहे हैं। तो जब ये माइग्रेंट लेबर्स चले जाएंगे, 20 करोड़ के करीब लोग अपने स्टेट को चले गए, 12 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, जिसमें से 4 करोड़ तो माइग्रेंट लेबर्स के, तो आपने क्या हासिल किया? आपने क्या हासिल किया? इस सरकार ने क्या हासिल किया? ये सवाल जो हमारे मजदूर हैं, जो हम सबने तस्वीरें देखी और हम सब विचलित हुए, सरकार पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन ये तमाम सरकारों, राज्य सरकारों पर भी उठता है। क्योंकि जब रेल सेवा शुरू करने की बात हुई तो ये भी हुआ कि राज्य सरकारें तैयार नहीं थी। राज्य सरकारें और केंद्र के बीच रस्साकशी चलती रही, कौन इनका किराया देगा उस पे चलती रही, लोग प्लेटफॉर्म पे मरते रहे। तो इसका तो दोष तमाम सरकारों को दिया जाएगा या सिर्फ केंद्र सरकार को देंगे आप? मैडम, अगर आप संविधान देखेंगे, संविधान में आर्टिकल 217 शेड्यूल 7 में आइटम 81 है,
जो क्लियरली ये कहता है इंटर स्टेट माइग्रेशन एंड इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार की जिम्मेदारी है संविधान के लिहाज से। अब रहा सवाल ये ट्रेन से, श्रमिक ट्रेन से भिजाना, आप बताइए कि ये सरकार कितना झूठ बोलती है कि 9 मई से 27 मई के दरमियान में 85 लोगों की मौत हुई है ट्रेन के अंदर, और वो बदतरीन वाकया झांसी का जिसमें एक लाश एक मजदूर की 4 दिन तक टॉयलेट में पड़ी रही। तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? यानी लोग पीने के पानी को तड़प रहे हैं, जो 24 घंटे का सफर था वो 70 घंटे ले रहे हैं। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है फिर? ये ट्रेन आप नहीं चला रहे। मुंबई से ट्रेन निकलती है, जाना गोरखपुर एक उड़ीसा चली जाती है, 24 घंटे का सफर, 70 घंटे 80 घंटे उसमें पीने का पानी नहीं। इसी से तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज अपना 1 साल मुकम्मल होने पर इतना बड़ा जोर शोर से जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं लोग? इनको तो अफसोस करना चाहिए था, इनको तो शर्म आनी चाहिए थी। नहीं, प्रधानमंत्री ने, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी और उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों, छोटे कारोबारियों ने कष्ट सहा है, परेशानियां दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है ये बात। प्रधानमंत्री ने एक मजाक किया है भारत के माइग्रेंट लेबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर भारत के उन गरीबों से उनका मजाक उड़ाया है जो पिछले 2 महीने से उनके पास खाने को खाना नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने खत लिखकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए हैं, ये कहकर के इतना ये नहीं होना था। अरे आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया, बड़ी धूमधाम से कहा गया कि हमारे जीडीपी का 10% है। मैंने भारत के जितने इकोनॉमिक माहिरीन है उन तमाम के आर्टिकल्स पढ़े, वो तो कहते हैं कि 1.5 ही नहीं हमारे जीडीपी का। आज आप देखते हैं ये तमाम विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, आपने ये सवाल उठाया है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। अब देखिए, तमाम राज्य सरकारें अपनी तरफ से एहतियाती इंतजाम कर रही हैं। अब आज ही जो ढील दी गई है उसमें कहा है कि तमाम धार्मिक स्थल खुल जाएंगे जल्द। हमने देखा ममता बनर्जी ने कहा कि 1 जून से खुल जाएगा। येदियुरप्पा ने भी पहले कहा कि हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। जो तमाम धार्मिक स्थल खुलेंगे, आपको लग रहा है ये ठीक कदम है, इसकी जरूरत थी, लोगों को थोड़ा संतोष होगा इससे? देखिए, मेरा आर्गुमेंट ये है कि स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट डिसाइड करेंगे, चाहे वो कर्नाटका की बीजेपी की सरकार हो या टीएमसी की सरकार बंगाल की हो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपने शराब की दुकानें खोल दी, और शराब की दुकानों में तो लाइन लगी हुई थी जब खोला गया। आपने तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मजाक उड़ाया इन माइग्रेंट लेबरर्स के साथ। तो फिर आपका ये लॉकडाउन रहा कहां? इस 2 महीने में आपने वायरस को तो रोका नहीं, मगर आपने भारत की इकोनॉमी को तो बर्बाद कर दिया। आज 40 साल के बाद आज हमारा जीडीपी 3.1 पर आ चुका है। वो जो 12 करोड़ नौकरियां गई वो तो कभी आने वाली नहीं है। सरकार ये भी कह सकती है, बिल्कुल, और सरकार ये भी कह सकती है कि पूरे विश्व में मंदी है, और सरकार ये भी कह सकती है कि रोजगार तो अब थोड़ा, तभी वो शायद मजबूरी में ये लॉकडाउन धीरे धीरे खोल रही है और जरूरत भी है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अब दिल्ली में भी आप देखिए बहुत जरूरी था, आपने शराब की दुकानों की बात की, हमने यहाँ पे भी देखा जरूरत थी, सरकारों को पैसे की जरूरत थी, लॉकडाउन से उनकी कमाई का जरिया रुक गया था, इसलिए तमाम सरकारें जोर दे रही थी, और इसलिए हमने वो दृश्य भी देखे किस तरह से भीड़ लगी। तो ये जरूरत थी, आर्थिक जरूरत थी राज्य सरकारों की, इसलिए ऐसा हुआ। अरे अगर आर्थिक जरूरत थी, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो ड्रग्स को लीगलाइज कर दीजिए, पूरे ड्रग्स को लीगलाइज कर दीजिए, पैसे कमा लीजिए ना। इस एक गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गई? अगर आपको आर्थिक या फिर फाइनेंस की जरूरत थी तो कई और तरीके हैं, मगर ये क्या तरीका था? और सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या दिया? एक पैसा नहीं दिया। मैं जिस स्टेट से आता हूं, आपका क्या प्लान होता अगर आप थोड़ा सरकार को सुझाव देना चाहते, तो क्या देते? अब जिस तरह से सरकार खोल रही है, अर्थव्यवस्था खोलनी है, क्योंकि करोड़ों लोगों की नौकरी जा रही है, तो आप क्या सुझाव देते? मैडम, बात बिल्कुल सही है। अब तो इनके पास कोई चारा ही नहीं है। ये मोदी सरकार का जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एक्ट इन हेस्ट रिपेंट इन लेजर, अब इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, अपने हाथ उठा चुके हैं। ये भारत के आवाम जनता से, भारत के गरीबों से कह रहे हैं कि भाई साहब, मित्रों, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब जीना मरना आपका और आपके खुदा के ऊपर, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है।
रहा सवाल क्या करना चाहिए था, हमको टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए था, हमको मार्च में ही हमारे माइग्रेंट लेबर्स को भिजाना चाहिए था। अब ये करना है कि ये जो माइग्रेंट लेबर, जो गरीब लोग हैं, सरकार को पैसे देने चाहिए, उनके अकाउंट्स में पैसे डालना चाहिए। कम से कम 5,000 रुपये डालिए ना आप। $450 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, उसको इस्तेमाल करिए। किस लिए उठाकर रखे? इसी दिन के लिए इस्तेमाल कर रखे ना। हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम भरे हुए हैं, वहां पर चावल और गेहूं सड़ रहा है। बांटिए ना गरीबों में उन लोगों को। आप स्टेट गवर्नमेंट्स को उनके जो लोन्स है उसको डिफर करिए, उनको वेज एंड मीन्स एडवांस 100% करिए। ये आप काम लोन कर मेला सकते नहीं हैं। लगना चाहिए, आप भी यही कह रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि 7,500 रुपए हर के हाथ में डाल दीजिए, आप कह रहे हैं 5,000 रुपए, जो बिल्कुल हमारा निचला स्तर है। एक आखिरी सवाल ओवैसी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, निजामुद्दीन मरकज का, जब हमारे देश में कोरोना का शुरुआत ही हुई थी और ये हमारे सामने एकदम आके खड़ा हो गया था, तो निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आया था, उस पर आपकी क्या राय है जो वो वाकया हुआ था? अरे मैडम, देखिए ना, ये बड़ा एक बड़ा ही मुश्किल सवाल आपने कर दिया, क्योंकि मुसलमान, हर किसी टीवी एंकर को मुसलमान दिखता है तो फौरन तबलीगी जमात का पूछते हैं। आप मुझसे ये पूछ लेते कि मीरठ में एक बंदर ने जो ब्लड टेस्टिंग के सैंपल्स को लेकर भाग गया, वो कैसे लेकर भागा? अब ये रहा सवाल के निजामुद्दीन का, ये तो उनकी गलती नहीं है। दिल्ली की सरकार ने क्या रिलीजियस गैदरिंग को रोक दिया था? वैसे ही वैष्णो देवी में लोग फंस गए थे, यहां पर भी लोग फंस गए थे। अब इसको पूरा एक मजहब से जोड़ देना ये गलत है। अगर ये बात है तो बताइए कि 30 जनवरी को सबसे पहले भारत में कोविड पेशेंट आया था, उसका क्या मजहब था? उसके 3 पेशेंट थे। उसके बाद इटली के टूरिस्ट, उनका क्या रिलीजन था? चाइना में, वुहान में, अमेरिका में बोरिस जॉनसन का क्या रिलीजन था? तो ये तो बीजेपी संघ परिवार की बहुत बड़ी गंदी साजिश थी कि वो अपनी नाकामियों को और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए वो तबलीगी जमात और इस्लाम का नाम बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन वहां पे गैदरिंग हुई थी और लॉकडाउन के बावजूद और निर्देशों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बहरहाल आपने अपनी बात रखी और आपने तमाम सवाल भी उठाए सरकार पर। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी जी।